हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये मैं जितने भी आंसर्स मैं आपको इन क्वेश्चंस के बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पेवलोव द्वारा कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, तो इनमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है एक्सटेंशन, रीइंफोर्समेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये तीनों जो हैं वो तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोला गया था कि पेवलोव द्वारा कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, इनमें शामिल हैं। तो इनमें विलोप भी शामिल है, पुनर्वलन भी शामिल है, विभेदन भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण के हस्तांतरण का प्रकार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के टाइप कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर जो है, ये तीनों जो है वो आपके किसके टाइप है, ये है आपके ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, थकान, औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता। तो चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू फैटिग्यू, ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज। तो थकान, औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम, लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में संज्ञानात्मक योग्यताओं में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो ए डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। तो कौन से प्रकार में संज्ञानात्मक योग्यताओं में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, आर्थिक स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अपने बारे में जानकारी साझा करने को कहा जाता है। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर टू एज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, आत्म प्रकटीकरण इसे कहते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। अपने बारे में जानकारी साझा करने को क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं, आत्म प्रकटीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वे विचारक कौन है जिसने सिगमंड फ्राइड की विकासात्मक अवस्थाओं को संशोधित किया और फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं को मनोसामाजिक अवस्थाओं से प्रतिस्थापित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्राइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिप्लेसिंग फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोसोशल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एरिक्सन ने इसे संशोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर रिवाइज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आपने एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको 2 या 3 बार जरूर पढ़ना है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक बच्चा जो दूसरे बच्चों से खाना इसलिए छीनता है क्योंकि वे भूखा है, संचालित होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, ए चाइल्ड वू ग्रेव फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्राइवन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, द ईद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांतवादी ने ये सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि एक उदासीन उद्दीपक एक ऐसी अनुक्रिया को उत्पन्न करने की योग्यता रख सकता है जो कि वास्तविकता में एक अन्य उद्दीपक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इवान पेवलोव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दैनिक
दैनिक जीवन में विनम्र शब्दों जैसे कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का भाषा में उपयोग कहलाता है। द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज़ एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। तो दैनिक जीवन में जो विनम्र शब्द होते हैं जैसे कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का भाषा में उपयोग क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसे उपयोगितावाद कहते हैं, प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार बच्चे सर्वाधिक सीखते हैं जब वे कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। वयस्क व्यक्तियों और उन्नत साथियों के साथ विद एडल्ट्स एंड एडवांस पेयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, अपनी सफलता को प्रव्यात्मक कारकों पर और अपनी असफलता को स्थिति पर कारकों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्वयं सेवा पूर्वाग्रह कहते हैं, सेल्फ सर्विंग वाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया? तो फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, कार्ल रोजर के मानवतावादी मनोविज्ञान। तो कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्र इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका विषय में कार्ल रोजर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा शब्द है जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई की व्याख्या के लिए प्रयोग होता है? तो व्हाट टर्म इज बेस्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रूपम यानी कि मोर्फीम जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक व्यक्ति अपनी अन्यता पर बल देते हुए अपने आप को दूसरों से विभेदित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्यता जानी जाती है। एबिलिटी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सघन बुद्धि कहते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहते हैं। एबिलिटी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, वर्तमान धारणा के अनुसार कार्यकारी स्मृति की विशेषता है कि। तो वर्तमान धारणा के अनुसार कार्यकारी स्मृति की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वर्तमान में प्रयोग होने वाली जानकारी को बनाती है। मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन करंट यूज। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि कुछ विद्यार्थियों को उनके अध्यापक द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्हें अभिक्षमता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त किए हैं और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए उनकी बहुत क्षमता है। परिणाम स्वरूप उन विद्यार्थियों ने कक्षा में सहभागिता बढ़ा ली, ज़्यादा घंटों तक अध्ययन करने लगे जिससे वे उच्च अंक प्राप्त कर सके। ये एक उदाहरण है किस प्रकार के सामाजिक निर्माण का। तो क्वेश्चन नंबर 17 को जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्वतः साधक भविष्योक्ति का, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, एडवर्ड टोलमैन के अनुसार व्यवहार को श्रेष्ठतम तौर पर समझा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टोलमैन बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण, मोरल एंड पर्पसिव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकासात्मक अवस्थाओं का केंद्रीय कार्य स्वनियंत्रण और स्वतंत्रता विकसित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ये तथ्य कि ललिता जिसने पिछले 10 वर्षों से साइकिल नहीं चलाई है वे अभी भी साइकिल चलाना जानती है, किस प्रकार की स्मृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्रक्रिया मूलक का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोला गया कि प्रभाव का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, E.L. थॉर्नडाइक द्वारा लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय E.L. थॉर्नडाइक।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एक मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का परीक्षण करना चाहता है। वे 5 बच्चों पर 10 वर्ष के अंतराल तक अध्ययन करता है। ये मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लंबवत अध्ययन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहा है। A psychologist wants to observe language development. He studies 5 children over a 10-year-old. This psychologist is performing a longitudinal study. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन में अनुकरण की भूमिका पर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा प्रक्षित किया गया? द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है फाइनल आंसर की में, इसमें आपको सभी को ग्रेस थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सामाजिक अनुबंधन में अनुकरण की भूमिका पर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा प्रेक्षित किया गया था। अगला प्रश्न है, अभ्यास का वाचिक अधिगम में एक महत्वपूर्ण कार्य है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, अल्पकालिक स्मृति से सूचना का दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निष्पादन उत्पन्न करने वाली प्रबलन अनुसूची है। तो द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट रेट ऑफ द परफॉर्मेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रतिभाशीलता 3 कारक उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा की अंतक्रिया का परिणाम है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जोसेफ रेंजुली द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रतिभाशीलता 3 कारक उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा की अंतक्रिया का परिणाम है। ये जोसेफ रेंजुली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि सांवेगिक बुद्धि औपचारिक रूप से किसने परिभाषित की? इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो थी वो फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सैल्वोय और मेयर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके अपने शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया को यांत्रिक अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन प्राप्त करने की अनुक्रिया डैश है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डैश इन गेटिंग द फूड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इवान पैवलोव एक डैश था। तो इवान पैवलोव वाज, तो ये इवान पैवलोव कौन थे? ये आपके क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका रशियन मनोवैज्ञानिक थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इवान पैवलोव जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, डैश से अभिप्राय है कि एक बड़ी जनसंख्या में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना है। डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यादृच्छिक नमूना यानी कि रैंडम सैम्पलिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रैंडम सैम्पलिंग से अभिप्राय है कि एक बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट मेडिकल नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हमने डिस्कस किया। ये जितने भी आंसर मैंने आपको बताए ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।